मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, जिसमें यूपी के 7 चेहरों को जगह मिली है। इस लिस्ट में आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का भी नाम शामिल है। बघेल समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह के नाम पर मुहर लगाकर यूपी चुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर बघेल लंबे समय तक सब इंस्पेक्टर रहे और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रहे। 1998 में मुलायम सिंह ने बघेल को जलेसर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और उन्हें कामयाबी भी मिली। एसपी बीएसपी के बाद वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वे टुंडला सीट से चुनाव जीते और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संगठन का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के आगरा को ये जिम्मेदारी दी गई है। अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आगरा के विकास का संबंध है, यद्यपि पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाएँ, हर विधानसभा का अलग मिजाज है, हर विधानसभा की अपनी अलग समस्या है। बल्कि मैं कहता हूँ कि मोहल्ले का एक घोषणा पत्र होना चाहिए। जहाँ सड़क नहीं है वो सड़क मांगते हैं, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल चाहिए, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी, जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली, जहाँ खरंजा नहीं है वहाँ खरंजा, जो पार्क जी का जीर्णोद्धार। लेकिन कुल मिलाकर अगर आगरा शहर और आगरा लोकसभा का देखा जाए तो आगरा की जनता का हमेशा सपना है कि एक बैराज बने, जिससे जमुना जी के बैराज बनने से पानी का जल स्तर ऊपर आए, जल क्रीड़ाएँ वहाँ पर हो सकें, ताजमहल की बुनियाद लकड़ी है उसको नमी मिले और किसानों को सिंचाई का साधन मिले और पर्यटन इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। दूसरा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आगरा आता है, अगर हिंदुस्तान आता है, तो आगरा के ताजमहल को ध्यान में रख कर आता है। जब आगरा आ ही जाता है तो अन्य स्थानों पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कश्मीर, केरल भी चला जाता है। इसलिए एयर कनेक्टिविटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के लिए हो जाए। सिविल एयरपोर्ट के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा दे रखा है। एक छोटी सी बाधा है और प्रशासन के साथ मिलकर उस बाधा को भी दूर कर लेंगे। अभी बेंगलोर की फ़्लाइट चल रही है, लॉकडाउन का समय रहा और थोड़ा संक्रमण काल, इसके बावजूद भी बेंगलोर की फ़्लाइट पूरी तरह सफल रही। माननीय मंत्री जी से आज ही बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि अगले माह आगरा दिल्ली, आगरा भोपाल, आगरा अहमदाबाद, आगरा गोवा की फ़्लाइट चलेंगी और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जब पर्यटन की दृष्टि से लोग निकलेंगे तो ये आगरा को लाभ मिलेगा। और क्योंकि आगरा किला वाहिद शहर है जिसकी बहुत सारी इकनॉमी पर्यटन से ही जुड़ी हुई है और दोनों कोरोना की दोनों लहरों में सबसे ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज़ अगर सफ़र की है तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ की है, क्योंकि लोगों का निकलना घर से वो वर्जित था। इसी प्रकार से आगरा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग हम हमेशा करते रहे हैं, तो वो भी आगरा विश्वविद्यालय जो बहुत पुराना है, जिसका 95वां वर्षगांठ अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले मनाई है, उसको अगर केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिल जाए तो एक एजुकेशन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आगरा कॉलेज जो 1823 का है, उत्तर भारत का सबसे पुराना कॉलेज है, वो भी डीम्ड विश्वविद्यालय की सभी पात्रता रखता है। हमारा RBS कॉलेज एग्रीकल्चर के मामले में पुराने अधिकारी जहाँ भी मिलते हैं वो RBS के पढ़े हुए मिलते हैं, तो उसमें भी उसका अपग्रेडेशन हो जाए, जिससे एक अच्छे कृषि विश्वविद्यालय का उसको भी दर्जा मिल सके। यही सब चीज़ें हैं जो आगरा के लिए है। और थीम पार्क है, IT का हब बन जाए, गारमेंट्स का हब बन जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की, NGT की और ताज म्यूजियम की बहुत सी बाध्यताएं हैं। यद्यपि अदालत में बाध्यताएं दूर हो रही हैं, भारत सरकार की अच्छी पहल पर और अच्छे पैरवी पर बहुत सी चीज़ें सामान्य हो रही हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली में आए थे ये, और हम भी गए थे उनके स्वागत गान के लिए, तो वहीं पे मुलाकात हमारी हुई। मैम 1985 में पहली बार आपकी मुलाकात हुई, फिर ये आप क्या विवाह के बंधन में कब मतलब बंध गए, कितने साल लगे? 1989 में। 89, क्योंकि मैम अंतर्जातीय विवाह रहा तो कई बार सामाजिक रूढ़ियाँ रहती हैं, तो इस तरीके का कोई समस्या रही परिवार में? कैसे आपने एक दूसरे को रजामंदी कैसे रही?
देखो पंजाबी फैमिली जो होती है वो तो थोड़ी मॉडर्न विचारों की होती है। इनके यहाँ पे थोड़ा सा लगता था कि पंजाबी लड़की आएगी तो शायद हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, तो थोड़ा सा डरते थे। लेकिन मेरे आने से पूरा परिवार बहुत खुश था, सबने मुझे बहुत अच्छे से प्यार दिया, सम्मान दिया। इटावा के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से निष्पक्षता के साथ कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करे और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मतदान के दौरान पूरी निष्पक्षता की जाए। समाजवादी पार्टी ने नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में धांधली की गई तो सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इटावा जनपद में जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना प्रत्याशी भी नहीं खड़ा कर पाया, इस स्थिति में नहीं आ पाई बीजेपी। उसके बाद इटावा जनपद की भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और बौखलाहट के मारे आप लोग भी चूँकि यही हैं, आप लोग जान रहे होंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेतागण लगातार पूरी तरह से आतंक पैदा करने में लगे हुए हैं। अगर हमारे बड़परा ब्लॉक के बीडीसी सदस्यों की बात की जाए तो कई बीडीसी सदस्य ऐसे हैं जिनका सदस्यों का या उनके परिवारजनों का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और उसमें अफसोस इस बात का है कि पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको निष्पक्ष होना चाहिए और सभी को, प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, जिसको जनता चुने, जिसको बीडीसी सदस्य चुने ब्लॉक प्रमुख, उसको निष्पक्षता से चुनने देना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि इटावा जनपद में अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। लेकिन अब ये लोग अपनी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके, सत्ता के सभी हथकंडों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, इस चुनाव को लूटना चाहते हैं। तो हमारी प्रशासन के लोगों से और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ये अपील है, ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि चुनाव निष्पक्ष करवाएं, जिससे कि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगर हमें संघर्ष करना पड़ा तो हम संघर्ष करेंगे। बड़परा की अगर बात करें, बड़परा सीट की जिस तरह से विधायक ने वहाँ प्रेस्टीज इशू बना रखा है, तो लग रहा है कि वहाँ तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। आज की स्थिति में पिछले एक सप्ताह से बड़परा ब्लॉक में कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई जहां यहाँ की सदर विधायक द्वारा लोगों के साथ मारपीट तक की गई, आतंकित किया गया। कई एक बीडीसी सदस्यों को जबरन उनके घर से ले आए, लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। गोंडा में डीएम के व्यवहार से नाराज एसीएमओ के इस्तीफे के बाद पीएमएस संघ में उबाल आ गया है। बैठक करके जिले के सभी सीएचसी के 16 चिकित्सा अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएमएस अध्यक्ष डॉक्टर पीपी जायसवाल ने कहा कि हमारे सीनियर डॉक्टर से कोविड मीटिंग के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर 16 डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा सीएमओ को सौंप दिया है। डॉक्टर पीपी जायसवाल, अध्यक्ष प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ गोंडा, यहाँ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी भंडार के पद पर गोंडा में तैनात हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय प्रताप सिंह एडिशनल सीएमओ, काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लगभग 22 वर्षों से वो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ में कार्य कर रहे हैं और इस जिले में भी जब से वो आए हैं उनकी कार्यशैली काफ़ी अच्छी रही है। और जैसा उनसे पता चला वार्ता में, उन्होंने बताया कि परसों शाम को 6 जुलाई की शाम को कोविड की जो बैठक होती है उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का जो है उपयोग किया गया और उनको कामचोर, निठल्लू, निकम्मा कहकर संबोधित किया गया और ये कहा गया कि क्यों ना आपको बेलसर का अधीक्षक बना दिया जाए, क्योंकि बेलसर की कुछ रिपोर्ट की बात चल रही थी, तो आपको क्यों ना बेलसर का अधीक्षक बना दिया जाए। तो एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए इस तरह की भाषा
का प्रयोग करना, इसके पक्ष में संघ हमेशा इसका विरोध करता है। कोविड महामारी में जिस तरह से गोंडा के चिकित्सा अधिकारियों ने मेहनत की और जिसका नतीजा है कि हम लोग इतने सुरक्षित माहौल में आज यहाँ मौजूद हैं गोंडा में, उसमें ऐसी जो परिस्थितियाँ आती हैं उसमें डॉक्टरों का मनोबल काफ़ी टूटता है। और पिछले 5-6 महीनों से मौजूदा जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी कार्यशैली के बारे में संघ को कई बार सूचनाएं प्राप्त हुई। उनके दुर्व्यवहार के बारे में कई बार जो है अधीक्षकों ने और डॉक्टरों ने संघ तक अपनी बातें पहुंचाई, लेकिन हम लोग शांत उससे कोविड महामारी को देखते हुए कार्य करते रहे, लेकिन ये अच्छा व्यवहार नहीं है। उसी के पक्ष में डॉक्टरों ने अपनी बातें रखकर और आज सामूहिक रूप से इस्तीफा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय गोंडा को सौंप दिया है। कितने लोगों ने इस्तीफा सौंपा है? अब इसमें 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 16 अधीक्षक हैं और कुछ और डॉक्टर भी हैं। कन्नौज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति ने 8 साल की बच्ची को घर में 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने बच्ची को छुड़ाया। मामला कोतवाली इलाके के सफदरजंग स्थित एक घर का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची शाम को घर से सामान लेने निकली थी। परिजनों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर किनारे खड़ी बस में आग लग गई, जिसके बाद बस धू-धू कर जलने लगी। बस में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बस में आग की लपटों को उठता देख मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेरा रामी सिंह, ये बस आई, आप चालक आए, क्या मामला हुआ इसमें आग लगे? गाड़ी सर मैंने अंदर चेक करा के धुलवा के यहाँ पे घड़ी करी, गाड़ी थी धक्का स्टार्ट, तो इस वजह से ढलान पे घड़ी करके मैं चलाऊँ कैंटीन पे, बस चालक को बुलाने मशीन पे ला के यहाँ खड़ी थी है। तब तक गाड़ी के नीचे से आग निकलने लगी नीचे। तब तक मैं अंदर भाग के इलेक्ट्रिशियन को बुलाने गया हूँ, तब तक गाड़ी में आग हो गई। ये कैसे आग लग गई? अब ये तो सर टेक्निकल बोल है, उसमें कोई जानकारी अंदर से क्या। कहाँ से आई थी बस? ये कहाँ? बरेली से। बरेली से सुखावा चलती थी। क्या मामला है? सूचना मिली थी तो रोडवेज बस में आग लगी है। सूचना मिलते ही तुरंत हम लोग घटनास्थल पे आए। आग कंट्रोल में कर ली गई है, लेकिन नुकसान तो काफ़ी हो गया है। 4 बच गए, 4 में आग लग चुकी थी, वो बुझा दी गई है। और दूसरी गाड़ी की हमने मांग कर ली है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की बेटी डॉक्टर सुगंधा सिंह ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वे चंदौसी के बनियाखेड़ा ब्लॉक से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सुगंधा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं, इसलिए बीडीसी सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जा रहा है। राज्य मंत्री गुलाब देवी की पूरी कोशिश है कि सुगंधा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं। ब्लॉक बनियाखेड़ा से ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदार डॉक्टर सुगंधा सिंह बनारस यूनिवर्सिटी से BA-MS हैं। डॉक्टर सुगंधा सिंह की बड़ी बहन साक्षी सिंह यूपी में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही डॉक्टर सुगंधा सिंह ने चुनाव पूरी ईमानदारी से लड़ने का दावा किया है। झांसी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के लिए समाजवादी पार्टी नेताओं ने SSP से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बेवजह ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों और सभा समर्थक क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पुलिस परेशान कर रही है और दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ जबरन आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस कप्तान ने उनकी शिकायतों को दरकिनार करते हुए फर्जी बताया। साथ ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में और हमारे जनपद में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है, उनको हैरेसमेंट करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि ये चुनाव के मैदान से हट जाए। फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनके घर पे पुलिस की द्वारा दबसें दी जा रही हैं। इसलिए हमने आज जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे, हमारा ये प्रयास होगा कि अगर नियम कानूनी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करेंगे तो हम सब लोग ये सहन किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो हम संघर्ष। क्या कहा SSP ने? SSP ने जो है हमें आश्वासन दिया है
कि जो कार्रवाई हुई है जिन लोगों के खिलाफ कल के दिन, निश्चित रूप से हम उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के उस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। अगर जो है ये झूठी शिकायतें हैं तो निश्चित रूप से ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने में का वादा करते हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं। खरीदे गए थे, बड़ागांव ब्लॉक में पर्चे खरीदे और मोट ब्लॉक में पर्चा खरीदा गया। कल पर्चा खरीदने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख गया बड़ागांव में। मोट में भी जो प्रत्याशी बना उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया, थाने में बिठा लिया गया। एक के घर पुलिस ढूंढ रही है, एक दूसरे को थाने बिठा रखा है। यानी ये नौबत बना दी किसी ब्लॉक में कोई पर्चा ही ना खरीदे। तब हम ये निवेदन करने आए हैं कि पुलिस निष्पक्षता का नाम है। आप संवैधानिक उस पद पर बैठे हैं जहाँ से लोग उम्मीदें पालते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। अरे भाई, भाजपा लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े, बहुजन जो भी लड़ना और पार्टी लड़े, चुनाव आपस में लड़ लें, लेकिन पुलिस तो ना लड़े सब पार्टियों की बदले में। ये तो बीजेपी गायब है, पुलिस लड़ रही है चुनाव। तो मैं चाहता हूँ कम से कम पुलिस की छवि बचाए रखो, देश का विश्वास मत तोड़ो। अंग्रेजों के ज़माने में होता था ये, आज़ादी के बाद कभी पुलिस ने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टियाँ लड़ती थी चुनाव। ये पुलिस पहली बार चुनाव लड़ रही है और ये खराब बात है। लोगों का भरोसा टूट रहा है, गाँव में विश्वास टूट रहा है। लोग सोचते हैं पुलिस भरोसे का नाम है, न्याय मिलेगा। ये तो खुद ही पार्टी बन रहे हैं। पुलिस के लोकतंत्र बचेगा। जैसा कि आपके क्षेत्र में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, तो क्या लग रहा है? रात भर से तब से जा रही है सब जगह। अभी हमने कहा, निवेदन किया सांसद जी और हम लोगों ने कि भाई प्रत्याशी को छोड़ दो, आप जो बैठा है थाने में, या नया पर्चा खरीद लें दो। तो अब तो ये लग रहा है कि पर्चा ही नहीं मिलना है कहीं पर। तो ये स्थिति से ये जीत सकते हैं, लेकिन आगे वाले जमीन पे हारना है। प्रतापगढ़ में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महिला डायल 112 के सिपाही को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। मामला नवाबगंज थाने के ककरिहा गांव का है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने महिला के पति को सैकड़ों ग्रामीणों के सामने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद महिला ने गुस्से में सिपाही को थप्पड़ मार दिया। अब सिपाही को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के पट्टी सर्किल में 2019 में तैनात डिप्टी एसपी नवनीत नायक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नवनीत नायक की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लड़की से बातचीत हुई, जो वक्त के साथ प्यार में बदल गई। आरोप है कि नवनीत ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया और जब लड़की ने शादी की बात कही तो नवनीत ने साफ इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद शाहजहांपुर में तैनात सीओ को निलंबित कर दिया गया है और एसपी के आदेश पर पट्टी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर, पट्टी में एक मुकदमा दर्ज किया गया है नवनीत जी के ऊपर, सीओ थे यहाँ पे। और क्या है पूरा मामला सर, क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? ये तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को एक जांच दिया गया था। वही आरोप दिया था, उस समय सर्किल ऑफिसर पट्टी है, उन्होंने किसी लड़की के साथ उनके संबंध था और वो उसके आगे वो शादी नहीं कर रहे थे, तो उसी पे एक एप्लीकेशन आई थी। उस एप्लीकेशन जांच कर शासन को भेजा गया था। उसमें उनके सस्पेंशन भी हुआ था। अब उसके साथ उस जांच में प्रमफेसी उसमें सच पाने के बाद उसमें मुकदमा लिखने के लिए आदेश आई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में थाना पट्टी में 6 तारीख को मुकदमा लिखा गया अंडर सेक्शन 376, 504 और 506 में। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। इंस्पेक्टर पट्टी को दिया गया है इंस्पेक्टर करने में। तो विक्टिम को बुलाकर उनके बयान और उनसे मेडिकल और संबंधित कार्रवाई की। विक्टिम कहाँ की रहने वाली है, कैसे मुलाकात हुई सर इनसे? विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन और विक्टिम का डिस्क्लोजर करना सही नहीं रहेगा, बट मैं इतना ही बता सकता हूँ, उनके सारे साइड सुनाया जाएगा और मेरिट्स पे इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे। हमीरपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी तालाब से अवैध कब्जा हटाया गया है। मामला राठ तहसील के इटोरा ग्राम पंचायत का है, जहां सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा था। उप जिलाधिकारी के आदेश पर लेखपाल कानूनगो के साथ मिलकर ग्राम प्रधान ने जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण हटवाया। बता दें कि ग्रामीणों ने मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। क्या सिस्टम भी चल रहा है आज, मतलब शासन प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। जो आपने एक सरकारी तालाब पर जिसमें पट्टा भी है उस पर आपने अतिक्रमण कर लिया और आपको 1-2 बार सूचना भी दी गई होगी, तो आपने अभी तक क्या उसमें अमल हुई? मतलब सूचना देने के बावजूद भी आज यहाँ अमला प्रशासन खड़ा है, तो कब आप ये कब्जा हटवाएंगे? क्या आपकी मंशा है कि यहाँ से कब्जा हटवा दें? कब हट जाएगा? 4-5 दिन में। अभी आप जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर रहे थे, तो यहाँ एक दबंगी देखने को मिल रही है। दबंगी हम का कहना गरीब आदमी।
कगर